तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीधे सीधे आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 19 के जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके साथ है फ्री स्पीच का है, लेकिन उसके साथ जो सब क्लॉज जुड़े हुए हैं और फिर हमारी ड्यूटीज क्या हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके बाद से जो कोर्ट ने, अगर आगे चल के स्लाइडों में देखेंगे तो वर्टिकलिटी के साथ साथ हॉरिजॉन्टलिटी की भी बात कही है, तो उसके क्या माने हैं और इस पूरे जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर हमारे लिए एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले के लिए क्या स्कोप है, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और हम इस सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद 4 वीक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो फिर इस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक के लिए हम क्या टेक अवे ले सकते हैं। तो एक थोड़ा सा उनके लिए जो आर्टिकल 19 को पहली बार देख रहे हैं और उनके लिए भी जो आर्टिकल 19 को देख चुके हैं, दोनों के लिए आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट किस टर्म्स में नहीं है, देखिए कैसे कह रहा है, नथिंग इन सब क्लॉज और ए ऑफ क्लॉज 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन। उसके बाद से क्या है, ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्टेड बाय द सेड सब क्लॉज। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी नहीं है कि ठीक है ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट कोई लेजिस्लेट नहीं कर पाएगा चीजों को। दूसरी जो चीजें आ रही है वो ये है, क्यों बात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की हो रही है, एब्सोल्यूट नहीं है, उसकी बात क्यों हो रही है। वो कह रहा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, डिफेमेशन और इंस्टीटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ये मैंने कुछ दिन पहले लेक्चर लिया था, तो ये सारी चीजों को मैंने दोहराया था उस लेक्चर में। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का वार लाइक सिचुएशन में हम थे, जो वोलेटाइल कंडीशन थी, उस कंडीशन के समय आर्मी के ऑफिसर्स बाहर निकले और उन्होंने कितनी बार वेबसाइट्स के नाम दिए कि यहीं से इंफॉर्मेशन करें। दिस इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन वार ऑल्सो। तो वो रिस्ट्रिक्ट क्यों है? अगर आज आप किसी देश के साथ इंगेज होते हैं और इतने वास्ट पॉपुलेशन में, जहां इतनी सारे लैंग्वेजेस हैं और इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे कास्ट्स हैं, अगर हम रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो डिजिटल टूल्स हैं, सोशल मीडिया है या डिफरेंट ओपिनियन जहां हम अपना शेयर करते हैं या कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर अगर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज नहीं करेंगे, तो किसी भी समय इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस क्रिएट किए जा सकते हैं। वार लाइक सिचुएशन में, किसी देश से वार में रहते हुए आपके इंटरनल हार्मोनी को चैलेंज किया जा सकता है, तो उस समय फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है। गवर्नमेंट इन सब क्लॉजेज के अंतर्गत आपसे आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अधिकार को एब्सोल्यूट नहीं मानते हुए उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये पहली चीज है। लेकिन इस चीज में जरा सा हमें यह समझना पड़ेगा कि जो ये बातें हो रही हैं वो कहां, किस एस्पेक्ट में बातें हो रही हैं, वो बातें किसके और किसके बीच में हो रही हैं। तो जो मोटे तौर पर हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 19 जो है वो डील करता है स्टेट को और एक इंडिविजुअल को, यानी इंडिविजुअल में यहां सिटीजन है, सिटीजन को। लेकिन ये तो वर्टिकलिटी की बात हो गई। अब हॉरिजॉन्टलिटी में क्या है? अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच या फ्री एक्सप्रेशन जो है वो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच से निकलकर क्या 2 इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो सकता है, जहां पर
सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू कुछ भी ऐसा बोलकर किसी एक इंडिविजुअल एंटिटी को डिफेम करने की कोशिश की जाए, उसके खिलाफ गलत आरोप लगाए जाए, तो इसी मामले को हम आगे लेकर चलते हैं कि उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रहा है और किस केस के माध्यम से ये बातें आ रही हैं। तो यहां रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात हमने बता दी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में हमने क्या बता दिया? आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है। इसका जो सब क्लॉज है वो बताता है कि इन कंडीशंस में रिस्ट्रिक्शंस यहां से सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ये पूरा करके दिया हुआ है। आज के डेट में ये क्यों प्रासंगिक है, इसको समझने के लिए, इंडिया में किसी को भी इसको समझने के लिए, अभी कुछ दिन पहले जो इंडिया पाकिस्तान की कंडीशंस थी, उस समय किस प्रकार से इंटरनली गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही थी कि फेक इंफॉर्मेशन या मिस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करके जो दूसरे देश हैं वो इसका फायदा ना उठा लें। तो उस समय आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। एक केस भी हुआ था, आपको पता है, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उस पर मैंने लेक्चर लिया हुआ है, उसका वीडियोस भी है, और मैंने किस तरह से बताया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मायने क्या है। वहां एसआईटी गठित की गई थी, उसको सुनिए और समझिए कि फिर आर्टिकल 19 का अगर हम इस तरह से यूज करेंगे, सेल्फ रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, मतलब खुद की डिसिप्लिन में खुद से उस मायने को नहीं समझेंगे, तो आने वाले दिनों में ये 19 जो है ना, ये एक चैलेंज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या बाहर के देश के लिए तो ये बहुत आसान होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन, इसको ऐसे भी समझिए कि कोई इंडिविजुअल एंटिटी जो अपने ओपिनियन, मेयरली एन ओपिनियन, इस तरह के ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा है जिससे ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सेकुलरिज्म, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो ये ओपिनियन नहीं है, समटाइम इट इज नॉट ट्रीटेड एज ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि उसको ओपिनियन नहीं देखना चाहिए कि आप कुछ भी लिख दिए, ये ओपिनियन नहीं है, इट इज बियॉन्ड ओपिनियन, कि उसको इस ढंग से वर्ड्स को चिन्हित करके लिखा जा रहा है जिससे फ्रेटर्निटी, हार्मोनी, सेकुलरिज्म या किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट या इंडिविजुअल एंटिटी है उसको परेशानी हो रही है, ये सारे चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जो बात है 19 में, वो अब डिबेट क्या है, वर्टिकलिटी से निकलकर हॉरिजॉन्टलिटी की तरफ जा रहा है कि क्या कोई इन पर्सन, दो आदमी, क्या कोई पर्सन आर्टिकल 19 का यूज करके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज करके, फ्री स्पीच का यूज करके किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, या कोई इंस्टीट्यूट इस तरह का, ए इंस्टीट्यूट बी इंस्टीट्यूट के खिलाफ कोई भी कंपेन कर सकता है, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। डिजिटल प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया का ये मानना है कि वहां पर एडिटोरियलशिप नहीं है, यानी उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो बंदा लिख रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है, प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मीडियम है, इसलिए उसको एडिटिंग के दायरे में लाना मुश्किल है। तो फिर आर्टिकल 19 को लेकर अपकमिंग डेज में किस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, तो पहली चीज तो आप आर्टिकल 19 समझ लो, स्टेट और सिटीजनशिप के बीच की बात मैं बात कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब आपको एक चीज में एक यहां पर थोड़ा सा डाइवर्ट होकर ना आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मजबूत कर रहा हूं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, जैसे कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका जो प्रियम्बल देखेंगे ना, तो वहां आपको पता चलेगा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण गणतात्मक, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो भी है, वो प्रियम्बल से ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना। वो चीज क्या है, अब यहां पर हम लौटेंगे, यहां पर लौटेंगे, एक चीज समझ लीजिए, जो प्रियम्बल है ना, तो वो वहां सिटीजन है। सिटीजन कौन है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। और आखिरी में क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम किसी को नहीं करते हैं, खुद को ही समर्पित कर रहे हैं। तो वहां पर भी क्या है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया एडॉप्ट कर रहे हैं। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रोत्साहन लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वो प्रियम्बल का पार्ट है, लेकिन हम भारत के लोग, और वो क्या है अंत में, हम भारत के लोग उसको अंगीकार करते हैं। मिति मार्शुल्क द्वितीया 26 नवंबर 1900
1949 की तिथि अगर मैं सही हूं तो 1949-50 जो भी है, तो डेट को लेकर थोड़ा अभी मैं अचानक से जंबल्ड हो गया। लेकिन मैं जो चीज कॉन्सेप्ट को बताना चाहता हूं, तो ये भारत का संविधान के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ये चीज है कि सिटीजन भी नहीं बोला गया है, वहां पर पीपुल बोला गया है। हम भारत के लोग, भारत को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो कोई भी संवैधानिक संस्था या कोई भी चीज, वो लोग जो है ना ऊपर है, भारत के लोग ऊपर हैं। तो जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं ना, आर्टिकल 19 की जो आज जो चर्चा हो रही है वो क्यों हो रही है वो समझिएगा। आर्टिकल 19 जो है वो भारत के लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने खुद से एक संविधान बनाया और उस संविधान को खुद से अंगीकार कर लिया और स्टेट को दे दिया कि आप इसके हिसाब से देश को चलाओ। जब स्टेट को दे दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया, आर्टिकल 19 बनाया और उसमें क्या बताया कि स्टेट और लोग जो है उसमें क्या, वर्टिकलिटी में क्या होता है, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है। यहां ये बात आर्टिकल 19 में नहीं है। वहां बात क्या है, लोगों को ऊपर रखा गया है, स्टेट इंपोज नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेट को अधिकार दिए गए हैं। कब अधिकार दिए गए हैं, जब उस तरह की चीजें हो जहां आप किसी फॉरेन नेशन पर कमेंट करके इंडिया और उस देश के रिलेशंस को खराब कर रहे हैं, या भारत की इंटीग्रिटी पर ऐसा पोस्ट लिख रहे हैं कि इंटीग्रिटी पर आप बहुत विद्वान हैं, आपके बहुत फॉलोअरशिप है, आप ऐसा पोस्ट लिख रहे हैं कि उससे भारत की इंटीग्रिटी पर, हार्मोनी पर, फर्टर्निटी पर, ये सारी चीजों पर, तो उसको एब्सोल्यूट किया है विथ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। लेकिन ये स्टेट और पीपुल के बीच में बात है। उस समय क्या होगा, जब पर्सन ए पर्सन बी के बारे में ऐसी बातें करे, या इंस्टीट्यूशन ए एक्स इंस्टीट्यूशन वाई के बारे में ऐसे बात करे, या ए इंस्टीट्यूशन वाई के बारे में बात करे, तो ऐसे में तो यही सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में आर्टिकल 19 की वर्टिकलिटी को छोड़कर हॉरिजॉन्टलिटी का क्वेश्चन आया, तो ये सारे जो चीजें हैं ये हॉरिजॉन्टलिटी के दायरे में है। और अब क्या प्रॉब्लम बढ़ गई है, अब प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया कोई भी है, वो जैसे एक्स है, आप उस पर कुछ भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूं, उससे इंडिया की इंटीग्रिटी हार्म हो, ये हो, तो स्टेट आपके खिलाफ कोर्ट में परस्यू करता है। ये वर्टिकलिटी हो गई। हॉरिजॉन्टलिटी में क्या हुआ कि किसी ए पार्टी ने बी पार्टी के खिलाफ कुछ बोला लिखा, तो हॉरिजॉन्टलिटी मतलब बी पार्टी आपके साथ लीगल रूप से परस्यू कर सकती है। ये चीज अब सामने आ रही है, और उस चीजों से हो क्या रहा है उसी की चर्चा हम इस पूरे स्लाइड में करेंगे। आ जाओ भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ए डबल एज सोर्ड, ये मैंने बता दिया कि ये तो अधिकार है, लेकिन बात यह है कि जैसे बंदूक है, तलवार है, आपने सुना ना बंदर के हाथ में वो पंखा जल रहा था, तलवार दे दिया और नाक पर मक्खी बैठी तो राजा को बंदर तलवार से काट दिया। उस तरह के स्टेज में हम ना जाएं। तो उस पर क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट है, और ये राइट क्या करता है, एक इंडिविजुअल्स व्यक्ति के आइडियाज, ओपिनियन, मतलब बहुत सारी चीजों को, उसके जो थॉट्स हैं, ओपिनियन है, आइडियाज हैं, या वो अपने विचार को सामने रखता है। लोगों की सोचने की कैपेसिटी से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उसको एकदम से बंद नहीं कर सकते। लेकिन जब वो ये आपके देखो जैसे बोला है डायलॉग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन से जुड़ा हुआ है, ये ह्यूमन कैरेक्टर है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे एक चित्रकार जो है किसी इंसिडेंट को लेकर क्रिएटिव बनता है, जैसे आर के लक्ष्मण के कार्टून्स आते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म का पार्ट है, वो इनोवेशन का पार्ट है। लेकिन वो उस स्वरूप में हो जाए जिससे किसी देश की फैटर्निटी या इंटीग्रिटी पर इंपैक्ट आने लगे, या ए पार्टी ने बी पार्टी के लिए इस तरह के, आपने देखे होंगे बीच में किस तरह के एडवर्टीजमेंट पुश किए जाते थे
कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के लिए किस तरह से एडवर्टीजमेंट पुश कर रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हेट स्पीच। अभी एक बड़े संस्थाएं, दो संस्थाएं आयुर्वेद में, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कैसे किया, फिर सुप्रीम कोर्ट आगे गया। तो ये सारी चीजें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट का फोकस वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज्यादा है। तो ये एक डबल एज सोल्ड की बात हो रही है। ये जो वजाहत खान केस है उसमें सीधे बोल दिया है इफ सिटीजन्स वांट्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने कल भी बोला है, आज भी बोला है, इफ citizen wants to enjoy the fundamental right of speech and expression, it should be with reasonable restrictions. अब इसमें दिक्कत क्या है, अशोका यूनिवर्सिटी का जो केस था उसमें क्या दिक्कत थी, उसमें वही दिक्कत थी कि जो व्यक्ति उस पर कमेंट कर रहा है वो प्रोफेसर है, लिटरेट है, वो इंडिविजुअल एज इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, उसका सोशली एक कमांड है और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उस वर्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एसआईटी गठित करते समय ऑब्जर्व किया कि द वे द इंटायर सेंटेंस इज फॉर्म्ड विथ, मतलब वर्ड्स को सिक्वेंसलाइज करके उसके मतलब ढूंढे जाने चाहिए कि आप कहीं किसी खास किस्म के लोगों को इशारा तो नहीं कर रहे, मैसेजिंग तो नहीं कर रहे अपने कोड ऑफ कंडक्ट में। जस्टिस नागारत्ना opened that the issue is not only about the petitioner and that the matter would require the wider consideration. उन्होंने बोला कि हमको इस केस के we have to look into the case and also look beyond to the case. इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो सिर्फ इस केस को नहीं देखना, इस केस के पीछे भी जाकर देखना पड़ेगा। और उन्होंने बोला वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट सेंसरशिप बट इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल भी तो है, विल हैव टू गो इनटू दिस बियॉन्ड दिस पिटीशन, सी सेड। ये आज के अखबारों में है, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय केस है, ये शायद आज का ही है। इफ दे वांट टू एंजॉय फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट शुड बी विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आल्सो, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर मस्ट बी अ सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड रेगुलेशन आल्सो टू एंजॉय द वैल्यूएबल फ्रीडम, ए बेंच ऑफ जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड अरविंद कुमार। मतलब सुप्रीम कोर्ट में दो अलग अलग बेंच, इसके पहले उस समय भी अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के टाइम में अब्दुल्ला खां उनका, अगर मैं हूं तो शायद नाम था, तो उस समय भी इसी तरह का ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिया था। अंडरस्टैंडिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इसको समझिए ये क्या है। किसी भी देश के लिए देश कैसे बनता है भाई, अगर आप राइट्स की बात करोगे, ड्यूटीज की बात नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत है। नागरत्न जो जस्टिस है, अगर मैं सही हूं तो उन्होंने ड्यूटीज की भी बात कही है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि देश की इंटीग्रिटी बनी रहे, देश का फ्रेटर्निटी, देश में फ्रेटर्निटी बनी रहे, सेकुलरिज्म बना रहे और हर एक इंडिविजुअल का सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, वो क्या करें, फ्रीडम्स इफ एब्सोल्यूट शुड ऑलवेज बी डिटरमाइंड टू द स्मूथ फंक्शनिंग of the society as the individual interest of all individuals would be prioritized. This would be lead to winning away of the state resulting in anarchy. अगर आप restrictions हटा दोगे तो anarchical state हो जाएगा। आप स्टेट के, अभी नितिन गडकरी ने क्या बोला कि स्टेट को ऐसे लोगों की जरूरत है जो स्टेट की क्रिटिसिज्म कर सके, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर सके, जो पार्टी उसमें। गवर्नमेंट शुड हैव द अथॉरिटी टू इंपोज रिस्ट्रिक्शंस अपॉन फ्रीडम, हाउएवर देयर ऑट टू हैव ए बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम ग्रांटेड एंड द रिस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड। उसके आगे क्या है, द बैलेंस डिपेंड्स ऑन द रीजनेबल ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स ओनली दोज रिस्ट्रिक्शंस दैट आर रीजनेबल एंड कोर्ट्स हैव लेड प्रिंसिपल्स टू मेजर द रीजनेबल्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। अब इसमें क्या, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ रिस्ट्रेंट, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, द रिस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय oneself on one's own actions, self control. The bench said the state had its own limits in curbing free speech to avoid disharmony. Citizens, Justice Nagaratna said, must take the initiative to restrain themselves from engaging in hate on social media. वजाहत खान के केस में इन्होंने बोला है। But to what extent the state can curb instant, why cannot the citizen regulate themselves? Citizen must know the value of freedom of speech and expression. If they don't, then the state will step in and do. Who wants the state to step in? Nobody wants the state to step in. उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला
वर्टिकलिटी पर उन्होंने बोला कि स्टेट को तो लेकर कोई चाहता ही नहीं है कि स्टेट, ये वर्टिकलिटी का मतलब स्टेट यहाँ हो जाए और 19 यहाँ हो जाए, ये तो कोई नहीं चाह रहा है ना। सब लोग चाह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ऊपर है, स्टेट कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन मैंने जो हॉरिजॉन्टलिटी की बात कही वो इस सेंस में बात कही कि वो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच से निकल के ए टू बी इंडिविजुअल, एक्स टू वाई दो इंस्टीट्यूशंस, इस तरह से चीजें जा रही है। हॉरिजॉन्टली इंप्लाइज दीज राइट्स आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटिटीज, broadening the scope of fundamental rights to action taken by private parties, not just state actors। तो ये एक बड़ी चीज है, ये आपको टेक अवे लेना है यहां से। और उसके बाद से इन कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 and 21 can be enforced against private individuals, not just the state. This decision marks a significant shift toward the horizontal application of these rights, impacting how rights are protected in interaction involving private parties। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, इस स्लाइड में मैं लेकर आया। अब इसमें ये कहानी है कि टेक अवे क्या है वो तो हम डिस्कस कर लेंगे। हम हैं कि हमारे पास सवाल क्या आ सकता है। तो देखिए, ये जब मैं ओसाका यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, उस केस की बात कर रहा था, तो उस समय भी मैंने आपको बोला था कि एक बैलेंस चाहिए, और उस बैलेंस के लिए वो जस्टिस नागरत्ना ने बोला है कि जो बंगाल के जो एडवोकेट थे वो भी हैं, सेंट्रल के एडवोकेट हैं और प्राइवेट पार्टी के, वो सब मिलकर आप मुझे बताओ कि वहाँ पर तो ये जो खान साहब का केस है उसमें उनके वकील साहब ने बोल दिया कि मैं वो डिफेंड नहीं कर रहा जो उन्होंने लिखा है, मैं सिर्फ इतना कोर्ट को आगे जाकर बता रहा हूँ कि उन्होंने जो लिखा था उसको उन्होंने डिलीट कर दिया और एपोलाइज मतलब माफ़ी भी मांग ली है लिखे जाने के लिए। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना कि बियॉन्ड दिस, कि भाई कहीं पर तो कुछ गाइडलाइन हो कि क्या लिखा जा सकता है क्या नहीं लिखा जा सकता, ये कैसे होगा। और उन्होंने एक बड़ी बात कही और उस बात को आपको समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें क्लॉग वर्ड का यूज किया है उन्होंने। क्लॉग का क्या मतलब होता है? अवरुद्ध हो जाना। अब देखो वो क्या कहना चाह रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह के केसेस हॉरिजॉन्टल बिहेवियर में वो बोल रही है, 140 करोड़ की आबादी है, सब एक दूसरे के खिलाफ अगर सोशल मीडिया पर ऐसे ही बिना सेल्फ रिस्ट्रेंट के लिखते रहेंगे तो पुलिस का जो ओरिजिनल काम है और कोर्ट जैसी संस्थाओं का और सुप्रीम कोर्ट का जो असल काम है, जो देश के वेलफेयर कल्याण से जुड़ा हुआ है, वो सब बंद हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, वो इसी तरह के इन्वेस्टिगेशन में लगी रहेगी और कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, रोज इतने सारे केस आते रहेंगे। तो ये तो मतलब अब कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो यूपीएससी के लिए देखिए यही सवाल है। सवाल ये है कि आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स मतलब द राइट ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्री राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू फ्री स्पीच, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। इन रिसेंट डेज वी आर ऑब्जर्विंग द वर्टिकलिटी की बात नहीं है, स्टेट और इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, स्टेट्स नीड्स टू स्टेप इन। क्यों? हॉरिजॉन्टलिटी के लिए। भाई हॉरिजॉन्टलिटी में तो बंद करना पड़ेगा ना। स्टेट्स के खिलाफ तो आप बोलोगे नहीं बोलोगे वो तो ठीक है, वो क्लोज बना के दे दिए कि इस में हो जाएगा। व्हाट्स अबाउट हॉरिजॉन्टलिटी? तो उसमें ये है कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और उसको इंटरनल सिक्योरिटी से भी जोड़ना है। तो हमारे पास सवाल ऐसे बन सकते हैं कि हाल ही के दिनों में हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि इस तरह के मुकदमे की भरमार हो गई है जहां पर सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं है, सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से 1-to-1 हार्मोनी, फैटर्निटी, इंटीग्रिटी, इन सारी चीज़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इससे जो एक जो इंटायर सेट ऑफ सिस्टम है ना वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए, कैसे डील करना चाहिए? या ऐसे भी सवाल आ सकता है कि इन 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इनिशिएटेड द प्रोसीजर अगेंस्ट द कौशल किशोर वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की दैट
Article 19 is not limited only with the verticality, also it can go through in legal in legal terms की horizontality. What you think, critically examine this. या सुप्रीम कोर्ट के किसी कमेंट को रख देगा और उस कमेंट के जैसे वही कमेंट है कि सेल्फ रिस्ट्रेंट होना जरूरी है आने वाले दिनों में, नहीं तो चैलेंज हो जाएगा, तो इसको क्रिटिकली एग्जाम कीजिए विथ रिसेंट केसेस। तो इस तरह से, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, अब सवाल है कि क्या लिखना है। तो पहला चीज तो ये है कि पहला चीज हमें ये एग्जामिन करना है कि आर्टिकल 19 जो है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा लिख नहीं सकते हो, इसलिए क्योंकि जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही लिखना है, मैं पॉइंट बता रहा हूं। आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है। दूसरा, ये वर्टिकलिटी की बात तो हो ही रही है, लेकिन 2023 का जो केस है और अभी जस्टिस नागरत्ना ने जो बोला है कमेंट करने के किस पर, हॉरिजोनलिटी पर। और हॉरिजोनलिटी का क्या मतलब है, दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में, तो वो कौशल किशोर वर्सेज यूपी का केस ले सकते हो आप, और वहां कह सकते हो ए एंटिटी है बी एंटिटी है, ठीक है, ये इंटायर, ये सिर्फ क्वेश्चन इफ इट इज लिमिटेड टू वर्टिकलिटी एंड हॉरिजोनलिटी, तब यहां पर ये कॉन्सेप्ट लेकर हमको निकलना है। और क्यों जरूरी है ये भी समझने की जरूरत है। तो यहां हमने बताया है सेकुलरिज्म है, फेटर्निटी है, इंटीग्रिटी है और सेल्फ किसी भी आदमी का है, वो सारी चीजें उठाना है। दूसरा, जो वार लाइक सिचुएशन थी उसमें इंटरनल सिक्योरिटी, मान लीजिए कि 50,000 किसी ने फर्जी फेक आईडीज बना ली इंडिया में और उसके थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, और वो मिस इन्फॉर्मेशन स्टेट के अगेंस्ट में नहीं है, वो इंडिविजुअल बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे ए पार्टी के हो या बी पार्टी के हो, से उनके खिलाफ उस तरह से टारगेट किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जाता है। जैसे मान लो किसी कम्युनिटी के एक लीडर हैं, वो बहुत ही नॉमिनेट लीडर है, लेकिन उसके अगेंस्ट में इस तरह की बातें की जा रही है कि पोलराइजेशन की बात है, सेकुलरिज्म इंपैक्ट हो रहा है, इंटीग्रिटी इंपैक्ट हो रही है, हमारी फेटर्निटी इंपैक्ट हो रही है। तो ये सारी चीजों को स्टेट को स्टेप इन करना है और उन चीजों को स्टेप इन करके कंट्रोल करना है। तो दिस इज द रोल ऑफ द स्टेट। एंड एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, पीपुल को फ्री स्पीच, फ्री एक्सप्रेशन की आजादी दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एब्सोल्यूट नहीं है इन द टर्म्स ऑफ स्टेट, उसी तरह इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टलिटी उसको एब्सोल्यूट नहीं करके रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा रूल्स और रेगुलेशन के। दैट इज द टेक अवे। बस यही हमें बोलना था यहाँ तक पहुँचाने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ये यहाँ पर आ ही गया आपका जो भी है। Article 90, which falls in fundamental Indian courts, have always placed broad interpretation on the value and content of the Article 19(1)(a), making it subjective only to the restrictions permissible under Article 19(2). लेकिन one of our duties as a citizen to uphold the unity and integrity of the nation, but that is currently under threat. This divisive tendencies, especially on social media, need to be restrained. But how much can the state really intervene? Instead, should not citizens take responsibility and exercise self-regulation? People must understand the true value of freedom, speech and expression. If they fail to do, the state will be forced to step in, and let's be honest, no one wants that. This is the takeaway. तो ये सवाल और मैं वीडियोस जो भी अपलोड करता हूँ आप देखिए, और आपको जैसा लगता है पॉलिटी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर मैं लगभग सारे सब्जेक्ट कवर करके आप तक वीडियो लेते आऊँगा। हमारे तक रीच करने का एक आसान सा तरीका है, हम तक रीच करें, और मेरा नंबर है 95, उसमें भी नंबर दिया हुआ है लेकिन इस पर रीच करें 9599337328, और हमारी आईडी है taxilaupsc@gmail.com। इसके अलावा जो वीडियोस इस प्लेटफॉर्म देखते हैं वहां पर भी रीच करने के बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।